Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about National Health Accounts 2022-23. Important from our syllabus GS Paper 2 Government's Point of View. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है नेशनल हेल्थ अकाउंट। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट ऑफ इंडिया इज ऑफिशियल फाइनेंशियल फ्लो एस्टीमेट ऑफ हेल्थ सेक्टर। मतलब सरल भाषा में कहें तो नेशनल हेल्थ अकाउंट की मदद से पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि हेल्थ सेक्टर में पैसा कितना खर्च हुआ है, किन किन एरियाज में खर्च हुआ है और कहाँ कहाँ से वो पैसा आया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इंश्योरेंस के थ्रू या फिर लोगों ने खुद से, जिसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये किया। तो हर एक ब्रेकअप भी मेंटेन किया जाता है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स में। नेशनल हेल्थ अकाउंट इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत के अंदर जो नेशनल हेल्थ अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसमें स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ System of Health Account SHA, which was developed in 2011 by 3 international organizations: WHO, OECD and Eurostat. Eurostat is Statistical Office of European Union. तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके एक हेल्थ रिलेटेड अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क दिया है जो ग्लोबली कई सारे देश फॉलो करते हैं। भारत के अंदर भी ये फॉलो किया जाता है और SHA के लाइन में ही उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए NHA इन इंडिया इज पब्लिश्ड। NHA में 4 मोटी मोटी चीजें होती हैं। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब हेल्थ के ऊपर ओवरऑल कितना पैसा खर्च हुआ। उसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना किया। गवर्नमेंट में भी ब्रेकअप होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया। फिर हाउस होल्ड्स, लोगों को अपने पास से हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिसको हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इंश्योरेंस के थ्रू कितना रीइंबर्समेंट हुआ। एक्सटर्नल डोनर्स, तो कई दफ़ा आप देखते हैं कि किसी सीरियस मामले में, खासकर जब गरीब परिवार के लोग किसी रेयर डिजीज से गुजरते हैं, तो उस केस में क्राउड फंडिंग वगैरह के लिए वो अपील करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ से कई सारे लोग डोनेट करते हैं पैसा, तो वो भी हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, उनको कहा जाता है एक्सटर्नल डोनर एक्सपेंडिचर। तो एक तो सबसे ब्रॉडर डिटेल होता है नेशनल हेल्थ अकाउंट में टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का। फिर उसके अंदर ब्रेकअप होता है, गवर्नमेंट ने कितना किया, उसमें भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाउस होल्ड ने कितना किया, जिसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में कितना पैसा करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जा रहा है। मतलब एक तो हो गया कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कहा जाता है इसको। करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज, इन सब पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको भी अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब न्यूज ये है कि नेशनल हेल्थ अकाउंट 2022-23 रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट पीरियोडिकली पब्लिश होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 10th रिपोर्ट ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट हैज बीन पब्लिश्ड। सबसे पहला नेशनल हेल्थ अकाउंट पब्लिश हुआ था 2013-14 में, फिर 14-15, 15-16। तो इस तरीके से पीरियोडिकली नेशनल हेल्थ अकाउंट पब्लिश होता रहा है। करेंटली 10th रिपोर्ट ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट हैज बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर 22-23, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हेल्थ सेक्टर में पैसे किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये जो नेशनल हेल्थ अकाउंट 2022-23 रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। Government health expenditure has increased in last 10 years from 2013-14 to 22-23. इसमें गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा है। मतलब साल 2013-14 में जब पहली बार नेशनल हेल्थ अकाउंट पब्लिश हुआ था, उस टाइम में जीडीपी का लगभग 1.15% गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर था। अब वो बढ़ करके 1.48% हो गया है एज पर रिपोर्ट 22-23। तो जीडीपी भी बढ़ा है और जीडीपी का परसेंटेज दैट इज स्पेंट ऑन हेल्थ
वो परसेंटेज भी बढ़ा है। तो ओवरऑल एब्सोल्यूट अमाउंट तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है जो गवर्नमेंट खर्च करती है ऑन हेल्थ सेक्टर। अभी के टाइम में प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है सरकार। देखिए, हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को 3 ब्रॉडर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स मेनली प्रिवेंटिव केयर, जैसे कि वैक्सीनेशन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स करते हैं। उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ सम बेसिक कॉमन डिजीज, जैसे कि थोड़ा बहुत वायरल या फ्लू इन्फेक्शन हो गया, बुखार वगैरह, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, डिजीज सर्विलेंस, ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर आता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में ज़्यादा फोकस रहता है प्रिवेंशन पे। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट इज द रीजन वाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर लगभग 50,000 करोड़ था साल 2013-14 में बाय द गवर्नमेंट। अब वो बढ़ करके 1.4 लाख करोड़ चला गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का अब 43.4% है, यानी कि जितना भी हेल्थ के ऊपर खर्च होता है उसका 43.4% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। वो परसेंटेज घटा है पिछले 10 सालों में। साल 2013-14 में 64%। आप इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा सा ब्लर्ड है बट आप समझ सकते हैं यहाँ से। ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि लोगों को अपने पास से जो पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये जो रेड है, दैट इंडिकेट्स जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कितना पैसा खर्च करती हैं। तो टोटल 3 तरीके से पैसा खर्च होता है। जो मेजर एरियाज हैं हेल्थ में पैसा खर्च होने के, वो 3 हैं। पहला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, दूसरा जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर, और तीसरा इंश्योरेंस। अब साल 2013-14 में अगर हम देखें तो 28 से लेकर के 29% तक जो टोटल हेल्थ के ऊपर खर्च होता था, उसका 28% तक जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर हो रहा था, मतलब सरकारें कर रही थी। 64% तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, यानी कि लगभग सिर्फ 8% तक इंश्योरेंस कवरेज से कवर हो रहा था। विथ टाइम इंश्योरेंस कवरेज या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, साथ ही साथ जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारों का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी बढ़ा है। तो जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कवरेज भी थोड़ा बढ़ा है, और यही कारण है कि अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो घट करके आ गया है लगभग 40% पे। तो अब अगर हम पिछला नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2021-22 वाला देखें तो उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर केम डाउन टू 39% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, एंड दिस जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर वेंट अप टू 48%, यानी कि भारत सरकार का खर्च बढ़ा है। तो इन दोनों को मिला करके लगभग हो गया 88%, यानी कि 12% लगभग इंश्योरेंस से कवर हो रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से हमें देखना होगा, अभी सरकार का कहना, ये जो नया रिपोर्ट आया है 22-23, इसके हिसाब से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज 43.4%. So as per the recent update report, the out of pocket expenditure seems to be again rising a little bit fractionally. तो देखिए, ओवरऑल पिछले 10 सालों में हम देखें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 64% टू क्लोज टू 40%. जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो राइजिंग, बट अभी भी आप देखें तो जो लक्ष्य है एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई थी 2017 में, और उसमें लक्ष्य रखा गया था कि साल 2025 तक जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा अप टू 2.5% ऑफ द जीडीपी। उससे तो अभी भी काफ़ी कम है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जनरल जो गवर्नमेंट्स यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके जो खर्च हो रहा है। तो देखिए, ये जो परसेंटेज है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जितना भी हेल्थ पे खर्च होता है उसका लगभग 40% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, 48% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्टेट एंड
यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। लेकिन ये जो जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर जितना अमाउंट है वो हमारे जीडीपी का अभी भी सिर्फ 1.5% के आसपास ही है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से लक्ष्य रखा गया था 2017 तक। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, 2025 तक इसको परसेंटेज ऑफ द जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ उसको बढ़ा करके 2.5% करना था गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो अभी भी जो टारगेट है उससे कम ही खर्च कर रही है सरकार एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो टारगेट है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है इन लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन अभी भी इट इज हाई विथ रिस्पेक्ट टू मेनी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने से होता क्या है कि पॉवर्टी और हेल्थ एक्सपेंडिचर का एक वीसीएस साइकिल बनता है। गरीब परिवारों में लोग मेहनत करते हैं, पैसा धीरे धीरे बचाते हैं, परिवार में कोई बीमार पड़ गया, अब अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में उसका इलाज नहीं हुआ, साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, जो जनरली गरीब परिवारों में होता नहीं है, तो फिर उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना होगा। तो जो 2 साल 4 साल में परिवार के लोगों ने मेहनत करके पैसा बचाया था, वो परिवार का कोई एक मेंबर बीमार होता है, सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। तो इसी कारण से पॉवर्टी एंड हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्रिएट्स अ वीसीएस साइकिल, जिसमें पॉवर्टी वाले लोग जो हैं वो पॉवर्टी के साइकिल में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए जरूरी है 2 चीज़ों को बढ़ाना। पहला, जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था 2.5% ऑफ द जीडीपी शुड बी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट, वो अचीव हो। दूसरा, इंश्योरेंस कवरेज हमें बढ़ाना चाहिए। इन दोनों को बढ़ाने से होगा क्या कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। आई होप आप बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे वो इक्वेशन भी लिख दूंगा कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एरियाज। जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एंड तीसरा इंश्योरेंस कवरेज। चौथा एक क्राउड फंडिंग भी है, बट वो काफी छोटा अमाउंट होता है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद अदर 3। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाएं, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो, तब जाकर के पॉवर्टी और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का वीसीएस साइकिल हम तोड़ पाएंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज स्टिल अ ड्रीम इन इंडिया। मेंशन सम इनिशिएटिव्स टेकन इन दिस डायरेक्शन ऑफ द हेल्थ सेक्टर। तो जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप इस आंसर को अटेम्प्ट करें। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इमेजिन फ्यूचर कूपन केस। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून की मदद से इसको बनाया गया है। जिस कानून से इसको बनाया गया है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को मेनली बनाया गया है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मार्केट फोर्सेस रिमेन एक्टिव। मतलब एंटी मार्केट पॉलिसी जैसे कि मोनोपोलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन मतलब 3-4 प्लेयर्स मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। मार्केट का फीचर क्या है? सबसे एसेंशियल फीचर है कंपटीशन। लेकिन अगर 4-5 लोग मिल करके आपस में कार्टेल बना लेते हैं कि देखो इससे सस्ता कोई नहीं बेचेगा। ये हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू सम बेवरेज कंपनीज कि बियर वाली कंपनियों ने 4-5 ने मिल करके एक कार्टेल बना लिया था कि अपने बियर का दाम इससे घटाएंगे नहीं, यानी कि आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, सबको फायदा होगा। तो ये सब कार्टेलाइजेशन ना हो, मोनोपलाइजेशन ना हो, क्योंकि दीज फोर्सेज गोज अगेंस्ट द फीचर ऑफ मार्केट विच इज कॉम्पिटिशन। इन सबको इंश्योर कराने के लिए बनाया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेने के बाद भारत सरकार अब चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट फीचर्स हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, स्पेशली इन माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर। तो इसी के लिए, इसी को इंश्योर कराने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एज आई सेड, इंश्योर्स दैट द बिग कंपनीज डू नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर बिग पोजीशन ओवर द न्यू स्टार्टअप्स। पूरा का पूरा एक मार्केट इकोसिस्टम बना रहे। और आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म इस तरीके के रेगुलेटर की सख्त जरूरत थी, और यही कारण है कि पहले तो भारत सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 1991 से लेकर के 2002 तक मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर 2002 में एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, एक रेगुलेटर बना दिया गया फॉर द मार्केट एरियाज। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी फैसले हैं दे कैन बी चैलेंज्ड इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल।
और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं इट कैन अल्टीमेटली बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको यह भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब थोड़ा करंट न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, करंट डेवलपमेंट को। करंट डेवलपमेंट को समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। 2019 में अमेजन ने 49% स्टेक अक्वायर किया फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में। अब फ्यूचर कूपन इज अ प्रोमोटर एंटिटी ऑफ फ्यूचर रिटेल। तो फ्यूचर रिटेल की ओनर कंपनी है फ्यूचर कूपन, और फ्यूचर कूपन को 49% अक्वायर कर लिया अमेजन ने। मतलब इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल के भी 49% अक्वायर कर लिए अमेजन ने। बाद में हुआ क्या कि फ्यूचर रिटेल प्लान टू सेल इट्स एसेट टू रिलायंस रिटेल। फ्यूचर रिटेल आप देख रहे हैं कि उसकी ओनर थी फ्यूचर कूपन, और फ्यूचर कूपन के 49% आ गए अमेजन के पास। तो यानी कि फ्यूचर रिटेल के भी आ गए 49% अमेजन के पास, और बाद में पूरा का पूरा फ्यूचर रिटेल रिलायंस खरीदने वाला था। तो इनडायरेक्टली अमेजन के इस सेगमेंट के शेयर्स 49% शेयर्स रिलायंस के पास चले गए। तो बड़ा इसको लेकर के बवाल मचा, कंट्रोवर्सी हुई कि ये सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया गया है कि अल्टीमेटली रिलायंस के स्टेक्स बढ़ जाएं इन फ्यूचर रिटेल सेगमेंट, और रिलायंस ने डायरेक्टली अक्वायर करने के बजाय, मतलब अमेजन ने पहले फ्यूचर रिटेल को अक्वायर किया और बाद में फ्यूचर रिटेल को रिलायंस ने अक्वायर कर लिया। तो इनडायरेक्टली अमेजन के कुछ सेगमेंट का शेयर रिलायंस के पास पहुंच गया। तो इसको लेकर के कई सारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उन्होंने कहा कि देखिए रिलायंस ने जानबूझ करके प्लानिंग की है ताकि धीरे धीरे उसका स्टेक इन द रिटेल सेक्टर बढ़ जाए और मार्केट के अंदर उसकी रिटेल सेगमेंट में मोनोपोलाइजेशन हो जाए। और इन सब के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजन के ऊपर 202 करोड़ का फाइन लगाया। इस डील को भी होल्ड पे लगा दिया। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की ये जो डील है उसको भी होल्ड पे लगा दिया। अब इसके बाद फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल, अमेजन, ऑल ऑफ देम वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। पहले मामला गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वहां पे भी फैसला आया इन द फेवर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन दीज एंटिटीज रीच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को कैंसिल किया, एंड इट हैज रिस्टोर्ड द वैलिडिटी ऑफ द अमेजन एक्विजिशन ऑफ 49% इन फ्यूचर कूपन। ये जो ओरिजिनल अग्रीमेंट था जिसमें अमेजन ने 49% स्टेक अक्वायर किया फ्यूचर कूपन में, उसकी वैलिडिटी को जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है अंडर कंपटीशन एक्ट, इसका लक्ष्य है कंपटीशन को प्रमोट करना, ना कि डिस्क्लोजर रिलेटेड इश्यूज को भी देखते रहना कि पहले ये मामला ठीक से हमें बताया नहीं गया। अरे आपका काम है कि आप देखें कि मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है, बस इतना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप पुराने चीज़ों में क्यों जा रहे हैं कि वो एग्रीमेंट करते वक्त हमें बताया नहीं गया। आपका डिस्क्लोजर रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज़्यादा ध्यान होने के बजाय आपका सीधा ध्यान होना चाहिए मार्केट के ऊपर, कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव फीचर्स हैं या नहीं। तो इन सब बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन था जिसमें फ्यूचर कूपन को अक्वायर किया था 49% अमेजन ने, उसको स्टे लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इस 49% स्टेक को बॉट बाय अमेजन, इसको स्टे लगाया था, उसको रिवोक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब नाउ दिस एग्रीमेंट इज जस्टिफाइबल लीगल एज पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए इंडियन रेलवे के कई सारे प्रोडक्शन यूनिट हैं। कुछ कुछ जगहों पे पैसेंजर कोच बनाए जाते हैं, कहीं पे फ्रेट कोचेज बनाए जाते हैं। पैसेंजर कोचेज की हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट इसकी फैक्ट्रियां हैं। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन पेरम्बूर चेन्नई। यहाँ पे पहले आईसीएफ कोचेज बनते थे, लेकिन अब यहाँ पे एलएचबी कोचेज भी बनते हैं। आईसीएफ और एलएचबी के बीच में अंतर क्या है वो हम अगले पेज पे देखेंगे। आईसीएफ कोचेज इस तरीके के दिखते हैं, एलएचबी इस तरीके के। तो इनमें अंतर क्या हम देखेंगे। तो पहले भारत में सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोच फैक्ट्री है ये पेरम्बूर चेन्नई वाला। यहाँ पे आईसीएफ कोचेज बनते थे, बाद में एलएचबी कोचेज भी अब बनते हैं वहाँ पे। फिर एक और कोच फैक्ट्री बनी कपूरथला में। उसके अलावा
यहाँ कपूरथला में विस्टाडोम वगैरह ये सब भी बनते हैं। LHB तो बनते ही हैं, उसके अलावा नए डिजाइन के कोचेज जैसे कि विस्टाडोम वगैरह भी कपूरथला में बनते हैं। फिर एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री बनी रायबरेली उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भी LHB पैसेंजर कोचेज बनते हैं। कोचेज के अलावा लोकोमोटिव्स भी तो चाहिए, यानी कि इंजन्स भी तो चाहिए। कोचेज बने, इस तरीके के कोचेज देखते हैं, उसके अलावा इंजन भी तो चाहिए। तो इंजन बनाए जाते हैं मेनली 2 जगहों पे, वाराणसी में और पटियाला में। कोचेज और इंजन्स के अलावा एक और चीज की जरूरत होती है, उसको कहा जाता है व्हील प्लांट। व्हील, रेलवे को व्हील चाहिए होता है, तो व्हील बनाने वाले 2 प्लांट हैं रेलवे के, रेलवे व्हील फैक्ट्री एट बेंगलुरु एंड रेलवे व्हील प्लांट एट बेला इन बिहार। बेंगलुरु वाला थोड़ा पुराना है, बिहार वाला रिलेटिवली लेटेस्ट है, 2008 में इसको बनाया गया था। तो ये सब रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 3 एरियाज में हमने देखा कोचेज कहाँ कहाँ बनते हैं, इंजन्स कहाँ कहाँ बनते हैं और व्हील्स कहाँ कहाँ बनते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि एक नया रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप किया गया है इन काजीपेट तेलंगाना। ये जो काजीपेट तेलंगाना में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप की गई है, ये बहुत वर्सेटाइल होगा। वर्सेटाइल इन द सेंस कि यहाँ पे व्हील्स भी बनेंगे, कुछ इंजन्स भी बनेंगे, कुछ इंजन्स मतलब लोकोमोटिव्स भी बनेंगे और कुछ कोचेज भी बनेंगे। तो इस सेंस में इसको कहा जा रहा है कि बहुत वर्सेटाइल है। तो काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तेलंगाना इज कमिंग अप। न्यूज़ ये है कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा कि काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग तैयार हो गया है। इट इज़ नाउ रेडी फॉर प्रोडक्शन। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी 200 इंटरसिटी ट्रेन्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट 5 years। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे देश में जो रेलवे के अंदर कोचेज होती थी, पैसेंजर कोचेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो ICF कोचेज होते थे। अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है LHB कोचेज से। ICF कोचेज स्टील से बने होते थे, LHB कोचेज में जर्मन टेक्नोलॉजी होता है, ये थोड़ा स्टील या थोड़ा एल्युमिनियम से बना होता है। LHB कोचेज आर मच सेफर, नॉइज या वाइब्रेशन कम होता है, सेफ भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड भी ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट के केस में यहाँ पे डैमेजेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ICF कोचेज में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता था। एक्सीडेंट के केस में द कोचेज वुड क्लाइंब ओवर ईच अदर, उसको कहा जाता है टेलीस्कोपिंग। लेकिन LHB के अंदर देर इज एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन, मीन्स द कोचेज डू नॉट क्लाइंब ओवर ईच अदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। दे हैव CBC कपलर्स। CBC कपलर्स LHB कोचेज के अंदर होते हैं। LHB का पूरा नाम है लिंके हॉफमैन बुश। ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन है। इसका मतलब दे डू नॉट क्लाइंब ओवर ईच अदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर रिलेटिवली लेस, हैविंग लेस रिस्क एज कंपेयर टू ICF कोचेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडियाज इवॉल्विंग मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम, यू मस्ट हैव सीन द पेपर ऑफ UPSC। उसमें और UPSC ने खुद ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी रिलीज किया है कि दे आर मोस्टली आस्किंग क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल एज PIB। तो PIB के कंटेंट हम लोग पहले भी कवर करते थे, अब मैं थोड़े से और ज़्यादा PIB के कंटेंट कवर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज इवॉल्विंग मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वंस अगेन। सबसे पहले समझते हैं मेट्रोलॉजी है क्या। मेट्रोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ मेजरमेंट, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि जो भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो रिलायबल एंड एक्यूरेट हो। मेट्रोलॉजी यानी कि साइंटिफिक अप्रोच फॉर मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। पता चला कि आप 1 kg प्याज खरीदने गए, आपके हिसाब से जितना 1 kg होता है, दुकानदार के हिसाब से आधा kg को वो 1 kg मान के बैठा है। मतलब सबका मेजरमेंट अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। वो बेईमानी नहीं कर रहा है, बेईमानी तो अलग बात होती है, ये बोल रहा है 1 kg और दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम, लेकिन आपका 1 kg और उसका 1 kg सेम नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, साइंटिफिक वे ऑफ डिफाइनिंग मेजरमेंट यूनिट्स वो जरूरी है ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स हो पाए। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, जैसे एयरक्राफ्ट बनाना है, ऑटोमोबाइल्स बनाने हैं, तो वहाँ पे प्रिसीजन चाहिए और प्रिसीजन के लिए मेजरमेंट इन साइंटिफिक मैनर बहुत ज़रूरी है। ये कार 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो 180 के मैक्सिमम स्पीड होगा, तो
एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन्स, इन सब में प्रिसीजन बहुत चाहिए प्रोडक्शन में। इसी कारण से मेट्रोलॉजी का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मेट्रोलॉजी मतलब साइंटिफिक अप्रोच फॉर मेजरमेंट। हेल्थ केयर में मेडिकल डिवाइसेस बनाने हैं। अब आपकी ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन जो है वो 120 को 180 दिखाता है, वो मशीन जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च में, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में, कि कितना एयर पॉल्यूटेंट है एयर के अंदर, उसको मेजर करने के लिए भी वी नीड प्रॉपर मेट्रोलॉजी। अब भारत के अंदर जो मेट्रोलॉजी का अप्रोच है वो एंशियंट टाइम से ही फॉलो किया जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट, और वो टाइम टू टाइम इवॉल्व भी हुआ है। जैसे एंशियंट टाइम में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज had highly standardized measurement system. They had proper urban planning. Mauryan Empire organized system of weights and measurements, and there were introduced, these weights and measurements were introduced for administration, taxes and trade regulation. एंशियंट टाइम से ही भारत के अंदर अगर हम बात करें तो वेट के लिए अलग अलग यूनिट्स थे। जैसे रत्ती सबसे छोटा यूनिट, इसमें जो बहुत प्रेसियस ऑर्नामेंट्स होते थे, गोल्ड या जेम स्टोन्स, उनको मेजर किया जाता था। रत्ती से ज्यादा होता था मासा। फिक्स नंबर ऑफ रत्तीज वुड लीड टू 1 मासा। तो प्रीसियस स्टोन्स को कुछ लोग रत्ती में खरीदते थे, कुछ लोग मासा में खरीदते थे। उससे ज्यादा होता था तोला। तो रत्ती, मासा, तोला जनरली यूज्ड फॉर प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स। सबसे उसमें भी छोटा यूनिट था रत्ती। इसके अलावा होता था सेर। सेर में लोग आलू, प्याज, टमाटर ये सब खरीदते थे, चावल, दाल। और बल्क के लिए होता था मौंद या कैंडी। अगर हम शेर शाह सूरी के टाइम में देखें तो उस टाइम में पैसे को मेजर करने के लिए यूनिट लाया गया था रुपया क्वाइन। रुपया क्वाइन इज द प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न रुपया। तो ये सब एंशियंट या मेडिएवल टाइम में मेट्रोलॉजिकल इकोसिस्टम थे भारत के। मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो आज़ादी के बाद सबसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप लिया भारत सरकार ने, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी बनाई 1947 में, इन ऑर्डर टू डिफाइन स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर मेजरमेंट। भारत ने एसआई यूनिट को अडॉप्ट किया फॉर मेजरमेंट इन 1957-58। भारत ने मीटर कन्वेंशन साइन किया और साथ ही साथ एसआई यूनिट को अडॉप्ट किया। एसआई यूनिट में बेसिकली डिस्टेंस के लिए मीटर को लिया जाता है, वेट के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। तो एक सेकंड क्या होता है एग्जैक्टली, कितने समय को एक सेकंड कहेंगे, कितने वजन को 1 किलोग्राम कहेंगे, कितने डिस्टेंस को 1 मीटर कहेंगे, ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइन किया गया है अंडर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कहा जाता है एसआई यूनिट, जिसको भारत ने अडॉप्ट किया 1957-58 में। तो मतलब भारत का 1 किलोग्राम, चूंकि हम भी एसआई यूनिट को मानते हैं, तो हमारा 1 किलोग्राम ब्रिटेन के 1 किलोग्राम के बराबर होगा, क्योंकि वो भी एक एसआई यूनिट में फॉलो करता है। तो इस तरीके से दुनिया के जो भी देश एसआई यूनिट, और आजकल सब एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं, तो उसके बीच में एक मेट्रोलॉजी में कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके अलावा भारत सरकार लेकर के आई थी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009। इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के मदद से तमाम जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या पैकेज्ड कमोडिटीज हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। जैसे फ्यूल डिस्पेंसर, जो हम लोग पेट्रोल पंप पे फ्यूल खरीदते हैं, तो वो फ्यूल डिस्पेंसर अगर 1 लीटर पेट्रोल सच में 1 लीटर है या नहीं, वो इंश्योर कराता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अगर वो 1 लीटर दिखा रहा है लेकिन हमें दे रहा है सिर्फ मान लीजिए 800 मिलीलीटर, 1 लीटर नहीं देकर के 800 मिलीलीटर दे रहा है फ्यूल डिस्पेंसर में, मतलब उसने कैलिब्रेशन गलत किया हुआ है, तो फिर वो पेट्रोल पंप वाला को पेनलाइज किया जाएगा एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीटर्स, क्लिनिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कुछ सही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स, उन सबको रेगुलेट किया जाता है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो दे विल बी पेनलाइज्ड एज पर दिस एक्ट। इसके अलावा कुछ और नए डेवलपमेंट्स हैं, जैसे ई मैप पोर्टल। ई मैप पोर्टल आया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इट इंटीग्रेट्स लीगल मेट्रोलॉजी ऑफ ऑल द स्टेट्स विथ यूनियन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स है उसके और स्टेट गवर्नमेंट्स के मेजरमेंट यूनिट्स में कंसिस्टेंसी लाने के लिए लाया गया है ई मैप प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप आप चलाते हैं या कोई आप लेबोरेटरी चलाते हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, जिसकी मदद से आप लोगों का ब्लड रिपोर्ट वगैरह ये सब करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो इस तरह के जितने भी मेजरमेंट यूनिट वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मेजरमेंट सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, they can now register themselves with central government using e-map portal। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव है वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव।
वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव की मदद से एकदम माइक्रो सेकेंड की एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन द डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। जैसे माइक्रो सेकेंड की एक्यूरेसी हो टाइमिंग में, तभी जाकर के हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं, क्योंकि अब पावर ग्रिड्स के लिए भी भारत के सारे पावर ग्रिड्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। नेविगेशन, बैंकिंग में यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ, एक बैंक से पैसा भेजा गया, दूसरे बैंक में पैसा रिसीव हुआ, तो किस मोमेंट पैसा यहाँ डेबिट हुआ, किस मोमेंट में दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये सब सिंक में होने के लिए हर एक बैंक का टाइम जो है आपस में एकदम सिंक हो। यानी कि SBI के हिसाब से अभी बज रहे हैं दिन के 10 और PNB के हिसाब से बज रहे हैं दिन के 10:10। तो दोनों का जो रिकॉर्ड स्टैंपिंग होगा, टाइम स्टैंपिंग होगा तो अलग हो जाएगा। तो वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव लाया गया है ताकि भारत के जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बीच में माइक्रो सेकेंड का भी इनएक्यूरेसी ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजरमेंट। ये वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव हैज बीन डेवलप्ड और बी इज बीइंग ब्रॉट बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन एसोसिएशन विद नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी एंड ISRO। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही था। प्रगति पोर्टल से रिलेटेड ऑफ कोर्स दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट हेल्ड एवरी वेंसडे बट लास्ट वेंसडे ऑफ एवरी मंथ। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सार्थक PDS इज फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिशन क्वीन पाइनएप्पल इज फॉर त्रिपुरा, और ये जो स्पीसीज था इससे रिलेटेड चारों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।